दुखी क्यों जनता है हैरान हो, राजा जी के दिल दुखा घंटा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, सोशल मूवमेंट बिल्डिंग इज़ अ साइंस। आप रॉकेट आसमान में भेजना एक साइंस है, सोशल मूवमेंट बनाना भी एक साइंस है। वो अचानक नहीं हो जाते, किसी व्यक्ति के बहुत करिश्मा है इसलिए भी नहीं हो जाते। होता है कि थोड़ा बहुत आपकी निष्ठा, थोड़ा बहुत आपके काम करने की शैली, वो सब मिला के आप इन समस्याओं से पार होते हैं। आपके मन में बराबर ये रहना चाहिए कि क्या स्केल दबाव बना सकता है। तो मुझे लगा 25,000 एक स्केल था जिसका अपने आप प्रभाव रहा, लेकिन उतने प्रभाव से जो बदलाव आया उसको सरकार ने अनदेखा कर लिया। तो इसको स्केल अप करना चाहिए, 4 टाइम्स करना चाहिए। तो एक तो हमने वो सीखा कि स्केल बहुत मायना रखता है। दूसरा हमने ये देखा कि संगठन के फैलाव चाहिए। एक जिले से 2 प्रांत से लोगों के आने से नहीं चलेगा, पूरे देश से लोगों को आना चाहिए ताकि केरला से लेके कन्याकुमारी से लेके वहाँ तक का सब दिखाई पड़े। इसलिए हमने साल भर का यात्रा करना तय किया। पहली बार हमने साल भर का यात्रा नहीं किया, हमने सीधे 25,000 लोगों को इकट्ठा करके चले आए। तो इस बार हमने तय किया कि पूरे देश में माहौल बनाना चाहिए। तो वो एक सीख था कि देशव्यापी हो, इसमें दलित आंदोलन को जोड़ें, घुमंतू लोगों के आंदोलन को जोड़ें, मछुआरों के आंदोलन को जोड़ें, सिर्फ आदिवासियों के आंदोलन बन के न रहे। पिछली बार हमने सोचा कि 3,500 युवाओं से काम हो जाएगा, लेकिन इस बार हमको मालूम पड़ा कि जब तक 12,000 लोग नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो स्केलिंग अप एक बात था, दूसरी बात था कि और सारे लोगों के साथ तालमेल बिठा के इसको करने की बात। एक विकेंद्रित आंदोलन होने के कारण आप तमाम समस्याओं को भी विकेंद्रित कर सकता है। अगर आप अकेले उसको लेने का कोशिश करेगा तो यू विल ब्रेक डाउन, आप टूट जाएंगे, आपके वश की बात नहीं है। उनकी कोई भी निर्भरता हमारी किसी भी मैनेजमेंट टीम पर नहीं रहे। हर यूनिट अपने आप में आत्मनिर्भर रहे, ताकि पूरी मैनेजमेंट टीम सरकार के साथ बात करने के लिए स्वतंत्र हो और पूरा ध्यान उस तरफ लगाएं, मैनेजमेंट की तरफ किसी का ध्यान नहीं रहे। तो इसके लिए हमने जो समूह बनाए, 500 से लेकर 1,000, 2,000, 5,000 के जो अलग अलग समूह बनाए, अलग अलग समूह हर स्तर पर उसमें से नेतृत्व करने वाले साथियों को चुनाव किया। और नेतृत्व करने वाले साथियों को के लिए 1 साल का जो कार्यक्रम तय किया था, उस कार्यक्रम में केवल यही मुद्दे थे कि 1 साल पूरा समझने के लिए है। हर बात, हर बारीकी को समझ लें। हर प्रकार के सवालों को हमने नोट किया, उन सवालों के क्या जवाब होंगे उनको समझाया। 3 बार का प्रशिक्षण दिया। हर बार के प्रशिक्षण के बाद में फिर उनसे सवाल जवाब किया कि बात पूरी समझ में आई नहीं या नहीं आई। इस प्रकार पूरा फिर ढांचा तैयार किया। पूरे जन सत्याग्रह 2012 के आयोजन में 1 लाख लोग भागने के लिए तैयार हो रहे थे। उन 1 लाख लोगों को 200 दल में विभाजित किया था। प्रत्येक दल में 500-500 लोग थे। जनादेश 2007 में जब 25,000 लोग पैदल चले थे, तब एक दल में 1,000 लोग थे। उससे सीखने के बाद हम लोगों ने सीखा कि 1,000 लोगों की व्यवस्था एक बड़ी व्यवस्था है, और उसमें चाहे भोजन की व्यवस्था की बात हो या पानी ठहरने की बात हो, तो वो थोड़ा मैनेज करना कठिन है। इसलिए उसमें 500 मैनेजेबल है। इसलिए 500 लोगों का एक दल बनाया। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन। बहुत सारे युवा लोग, बहुत सारे संगठन के लोग इससे प्रेरणा लेने लगे। जितना इनविटेशन मिल रहा है, जितने जगह बुलावा आ रहा है, जितने जगह लोग इच्छा से हमको साथ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी सफलता पर वे लोग खुश हैं और उनको लगता है कि इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। पूरा जो देश भर में सम्मान मिल रहा है, उसके पीछे ही कारण है कि ये सम्मान क्या है,
ये कहना है कि आपने सही रास्ते पर चला है, चलते रहिए। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि इस मुद्दे को समझने के बाद इसको कैसे सक्सेस बना सकते हैं उसको कोशिश में लगे थे, अपने अपने फील्ड से लोगों को लेके आने में। जो नया ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा है, काफ़ी उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था कि ज़मीन की बात करना और लोगों को इसके साथ में जोड़ कर चलना और एक व्यापक जनसंगठन के साथ में जुड़ कर काम करना। हम लोगों ने सबसे पहले टारगेट सेटिंग की कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां हमें अपने जन सत्याग्रह की जानकारी देनी है। और तो उसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने 5 तरह के लोगों को आइडेंटिफाई किया। एक तो जो हमारे शिविर नायक और दल नायक थे, हालांकि वो श्रृंखला में 5 तरह के लोग हैं, लेकिन हम लोग जो सेंट्रली लेवल से उनको डिसेमिनेट करने वाले थे वो शिविर नायक और दल नायक थे। इसके अलावा जो MLA थे, MP थे, उनके लेवल पे हम लोगों ने डिसेमिनेट की। उसके बाद मीडिया और वो NGO जो इन्होंने हमें कंसेंट लेटर दिया था। परिणाम ये निकला, पूरा देश में घूमने के बाद हमारे पास पूरा जन सत्याग्रह से सीधा जो संवाद है कम से कम 2500 पत्रकारों ने किया है, जिन्होंने सीधा राजगोपाल जी और आंदोलनकारियों से मिला हो और मीडिया में छपा हो। तो आज ये 1 साल की जो संवाद यात्रा से हमारा सबसे बड़ा ताकत क्या है, जो हिंदुस्तान में कम से कम 2500 पत्रकार ऐसा है सीधा जो हमको जानता है। जब जन संवाद यात्रा शुरू हुई 2 अक्टूबर 11 को, उसके बाद हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि हमें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको पब्लिश करके लोगों तक पहुंचाना है। तो शुरुआती दौर में हम लोगों ने न्यूज़ लेटर निकाला जन सत्याग्रह संदेश के नाम से, और वो पूरे 1 साल निकलती रही। कभी वो 15 दिन में एक बार निकलती थी और कभी 1 महीने में एक बार निकलती थी। ऐसे कुल मिला के 23 जन सत्याग्रह संदेश निकले। और उसको जो लिखने का माध्यम था, कई बार बहुत इंटीरियर में गाँवों में जाती थी यात्रा और हम लिख नहीं पाते थे, तो फ़ोन से हम लिखते थे। तो कोशिश ये होती थी कि हर दिन हम लोग कोई ना कोई छोटी सी कहानी डालें नेट पे, अपने वेबसाइट पे। और मैं तो ये कहूँगी कि ये इसी कम्युनिकेशन का जो एक बहुत बड़ा माध्यम था कि हम लोग जैसे एकता परिषद 8 राज्यों में 10 राज्यों में बहुत इंटेंसिवली काम कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के 13 राज्यों में हम काम कर रहे हैं, लेकिन जन सत्याग्रह में जो भागीदारी थी वो 24 राज्यों की थी। एक वर्ग उनके साथ मॉरली उनके साथ में है। हम भले ही उनके साथ पद यात्रा नहीं जा सकते या और कुछ तरह की हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये ना लगे कि एक पढ़ा लिखा समाज या एक ऊंचे वर्ग का लोग उनके साथ नहीं है। उनकी लड़ाई बिल्कुल सच्ची है, इसलिए हम उनके साथ हैं। 500 लोगों के दल में एक 10 लोगों की टीम तैयार की। 10 लोगों की टीम में पानी एक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दल को 2 टैंकर दिए गए थे। तो 10 लोगों की टीम में 2 लोग पूरी तरह से पानी के लिए थे, जिनका काम यह था कि पानी के स्रोत की पहचान करना, उनके साथ दोस्ती करना, उनकी दूरी को नापना, ये भी ख्याल करना कि एक पानी के स्रोत पर कितने टैंकर एक दिन में पानी लेंगे। इस बात का भी हमने ख्याल किया था। हमने ये भी लगा के देखा था कि एक टैंकर पानी भरने के लिए नलकूप से कितना टाइम लगता है, कितने मिनट लगते हैं, और आराम से एक पानी के स्रोत से कितने टैंकर भरे जा सकते हैं। उसी प्रकार से उनका बंटवारा किया। उसकी सूची सभी दलों के पास थी कि किस दिन उसको किस पानी के स्रोत से पानी भरना या पानी लेके आना है। तो प्रत्येक दल में 2 लोग थे जो पानी के लिए जवाबदेह थे। उनको पहले से ही 6 महीने पहले ग्वालियर बुलाया, उन सारे पानी के स्थानों को विजिट कराया, ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक उनके साथ दोस्ती कराई, उनके सारे मोबाइल नंबर उनके हाथ में दिए ताकि बाद में वो हमसे नहीं पूछे पानी कहाँ मिलेगा। इसी प्रकार स्टोर जो खाद्य सामग्री है, क्योंकि पहले ट्रेनिंग में ये बताया था कि हम खाद्य सामग्री तो उपलब्ध कराएंगे, हमारी एक टीम होगी जो पूरी खाद्य सामग्री जो तय होगी, कुछ भी खाद्य सामग्री नहीं जो तय है, आटा चावल दाल वो तो उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए टीम होगी। टीम जाएगी, वो टीम बताएगी कि उनका दल आ चुका है या आने वाला है या वहाँ से चल दिया है, उसके अनुसार वहाँ से खाद्य सामग्री प्राप्त करेंगे। इसमें और छोटी छोटी बातें थी कि जिसको हम चावल देंगे हो सकता है उसको हम दाल देंगे, उसको हम आलू और दूसरी सब्जी ना दे पाएँ, तो उनको हमें रोटी बनाने वाला जो बेलन है, चौकी है, छुरी है, ये चीज़ें उसको नहीं देना पड़ेगा। जिसको हम सिर्फ आटा देंगे उसको बेलन देना पड़ेगा, चौकी देना पड़ेगा, उसको छुरी देना पड़ेगा, कढ़ाई देना पड़ेगा, उसको तेल ज़्यादा देना पड़ेगा, तेल थोड़ा रोटी बनाने के लिए। लेकिन जिसको चावल और दाल देना है उसको तेल
और चौकी और बेलन से कोई संबंध नहीं है। उसको हमें फिर दाल देना पड़ेगा, दाल ज़्यादा देना पड़ेगा, चावल देना पड़ेगा। चावल को पकाने के लिए खुंचा होता है, चावल को घुमाने के लिए खुंचा होता है। ये चीज़ें हमें उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी। उस रोटी बनाने वाले को तवा देना पड़ेगा, चावल बनाने वाले को तवा नहीं देना पड़ेगा, तवा क्या करेगा। तो ये इन चीज़ों को हमने बहुत सावधानीपूर्वक देख लिया कि कितने हमारे लोग चावल खाने वाले हैं, कितने हमारे लोग रोटी खाने वाले हैं, कितने हमारे लोग रोटी और चावल खाने वाले हैं। उसमें हमने एक चीज़ और ध्यान रखा कि जो चावल बनाने वाले लोग हैं वो 10 लोगों से काम चल जाएगा, लेकिन रोटी बनाने वाली जो टीम है उसको 20 लोग चाहिए, क्योंकि रोटी उनको बनानी पड़ेगी, पूड़ी बनानी पड़ेगी। तो 250 ग्राम चावल में यदि एक आदमी को 4 दिन के लिए 1 किलो चाहिए तो उसको 1 किलो चावल में से 1 पाव दाल चाहिए, तो वो करीब 50, 60, 100 ग्राम के आसपास दाल आती थी। उसी तरह का एवरेज था कि जिनको आटा चाहिए उनको उसी के एवरेज से सब्जी चाहिए, तो और जिनको आटा दाल दो और आटा और चावल चाहिए उनको सब्जी और दाल दोनों चाहिए। फिर क्या किया हम लोगों ने कि जिनको सब्जी, जिनको जो रोटी खाने वाले लोग हैं और जो चावल खाने वाले लोग हैं उनसे 250 का एवरेज लगाया। जो ऐसे ग्रुप थे जिनको चावल और रोटी दोनों चाहिए उनको फिर उसका आधा लगाया, 125 ग्राम लगा कि 125 ग्राम आटा, 125 ग्राम चावल, फिर उसके एवरेज से उनको दाल दिया। फिर उसी के एवरेज में फिर उनका पूरा सिस्टम, पूरा बर्तन, चूल्हा, चक्की, गैस और भट्टी, फिर वो पूरा एक लिस्ट बनाया। तो उस लिस्ट में करीब 73 प्रकार का सामान था जो अलग अलग ग्रुप को देना था। सिस्टम बनाने के लिए हमने हर ग्रुप में 2 गाड़ी दिया, एक गाड़ी में राशन होगा, एक गाड़ी में बर्तन होगा। जो आदमी राशन की गाड़ी में बैठता था उसके पास पूरे राशन को मैनेजमेंट करने के लिए हमने एक राशन कार्ड बनाया, और उस राशन कार्ड में हमने ये कुछ चीज़ों को मॉनिटरिंग करने की हैसियत से लिखा उसमें कि उस गाड़ी का शिविर नायक कौन है, उसका दल नायक कौन है, क्योंकि दल नायक 2 होंगे, और उसका मोबाइल नंबर होगा, और उसके समूह का प्रबंधक कौन होगा जो उसका नाम क्या है, और जो वितरण कर रहा है गाड़ी से उसका नाम क्या, उसका मोबाइल नंबर। इस तरह से पूरे चीज़ को, और हमने पूरे खाद्य सामग्री वितरण का समूह जैसे मैं था यदि तो मेरा इसमें मोबाइल नंबर कि किसी को 200 ग्रुप में हम जा नहीं पाएंगे, रोज़ टाइम नहीं जा पाएंगे, तो वो आदमी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी राशन यदि घट रहा है, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत हो रही, तो इस नंबर पर वो हमें मिस कॉल करेगा, फ़ोन करेगा, हम उसको तुरंत मैनेज करेंगे। और हम भी यदि चाहेंगे तो हमारे पास भी पता होगा। इस राशन को हमने 2 कापी में बनाया, 2 राशन कार्ड को 2 कापी में बनाया। तो एक कापी ये गाड़ी में रहती थी, एक इसकी पूरी डुप्लीकेट कापी हमारे पास, हमारे पूरे मेन स्टोर में। और उस मेन स्टोर से उसने कहा कि ग्रुप नंबर मैं 75 से बोल रहा हूँ, तो हम ग्रुप नंबर इसमें लिखा हुआ था ग्रुप नंबर 75 राशन कार्ड निकाल के हम उसको मॉनिटरिंग कर लेते थे। तो हमने लिखा था दल प्रभारी कौन है, फिर उस बर्तन का प्रभारी कौन है, टाटा 407 का वाहन नंबर क्या है, समूह नंबर क्या है, वाहन का चालक का नाम क्या, उसका मोबाइल नंबर, वाहन के मालिक का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर। ये हमने ऐसे टाटा 407 में, आयसर में जो एक जनरेटर था उस ग्रुप में जनरेटर वाले का, पानी टैंकर जो ट्रैक्टर था उसका भी, पानी टैंकर दूसरा ट्रैक्टर था उसका भी, और इस तरह से पूरा हमने इसको लिख लिया। लेकिन जब 2-3 तारीख से यात्रा चलनी थी, यात्रा को रोड में होना है, तो रोड में होने के लिए हम तो हर वाहन के पास पहुंचा नहीं पाएंगे, तो हमने उसमें किया कि आपको जो पिछले हमने राशन दिया तो उसमें भरना था उसको चावल, दाल, आटा, पोहा, चना, आलू, तेल, मिर्ची, हल्दी, धनिया, चाय पत्ती, शक्कर, नमक, वॉशिंग पाउडर, गैस सिलेंडर, इतना चीज़ें इसमें हम मोटे मोटे चीज़ों को लिखा। उसमें था कि पिछले दिन हम आपको जो दिया और आपका जो खर्च हुआ उसमें से आपने कितना, आपने शेष आपके पास है और आपने उस दिन कितना प्राप्त किया और आपके पास कुल कितना बैलेंस है। ये जो दल प्रभारी बैठा था उस गाड़ी में वो हिसाब किताब रखता था। और हम ऐसा मानते हैं कि जितने दिन ग्वालियर से आगरा तक यात्रा चली और कोई भी राशन 1 किलो भी हमारा कहीं भी मिसयूज नहीं हुआ, जितना भी हुआ सब यूज हुआ। प्रत्येक शिविर जो है 2000 से लेकर के 5000 तक की संख्या के बीच में है। इन शिविरों को राज्य के आधार पे और जिला के आधार पे कुछ नदी समूहों का नाम दिया गया है, और ऐसा इसलिए किया गया है कि हमारे जो सत्याग्रही आने वाले हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कार्ड देख करके या शब्द को देख करके पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने कुछ शिविरों को नदियों के नाम में रख करके और उन नदी समूहों को रंग के आधार पर उनको पहचान का विवरण दिया है। सभी सत्याग्रहियों का पंजीयन कराने के बाद यहाँ से थैला, बोतल और एक प्लास्टिक शीट उनको वितरित कर रहे हैं।
ताकि कम से कम उनको पानी पीने के लिए अपने पास एक बर्तन हो, और रात को सोने के लिए या कहीं बैठने उठने के लिए प्लास्टिक सीट बिछा करके वहाँ पे सो सकें, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख लोगों को बिस्तर देने की बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। सत्याग्रही अपना सामान एक जगह व्यवस्थित रख सकें, उनका पहचान किया जा सके, इसलिए उनको हम एक थैला भी दे रहे हैं। इवन इस बात का भी ख्याल रखा गया था, जब गैस रास्ते में चलाएंगे तो गैस के लिए चूल्हा कैसे बनाएंगे, उसके लिए प्रत्येक दल के लिए 200-200 ईंट उपलब्ध कराई गई थी। रास्ते में ईंट नहीं मिलेगी, उन ईंटों को लेके अपने ट्रक के अंदर रखेंगे, जहां भी पड़ा होगा वहां उसके पहले पहुंचकर चूल्हा बनाएंगे। लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रोज किचन को उठना है, रोज किचन को सवेरे सेट होना है और 4 बजे खाना देना है। समय से खाना नहीं मिला, खाना बनाने वाली टीम का जिसको जिम्मेदारी दी थी उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, सारे दल ने खाना खा लिया, एक दल ने अगर खाना नहीं खाया तो आंदोलन की जगह मीटिंग का जो एजेंडा होगा वो खाना होगा कि ग्रुप नंबर 22 को खाना नहीं मिला है, क्यों खाना नहीं मिला, तो पूरा डाइवर्सन उधर हो जाएगा, डिस्कशन मुद्दे पर नहीं होगा। अगर सभी को कम से कम ठहरने का जगह मिल गया, समय से पानी मिल गया, समय से खाना मिल गया, समय से चिकित्सा मिल गया इवन, तो कम से कम जो डिस्कशन का जो पॉइंट होगा